ब्लड सेल्स दोनों साइड से बाइकॉन्केव क्यों होता है ये भी बताया था ना मैंने, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा और उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर सकेगा। और शायद हिसाब भी सिखाया था कितने हीमोग्लोबिन जा सकता है, ये सकता है, वो प्रीवियस वीडियो में है, उसको देख सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बड़े सेल्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि छोटे सेल्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं? क्यों? ये लिख देना, ठीक है भाई, इसका सुन लिया ना। अगर पूछ दिया एग्जाम में, सेल्स, स्मॉलर सेल्स आर मोर एफिशिएंट और बिगर सेल्स आर मोर एफिशिएंट, तो लिख देना आंसर स्मॉल, करेक्ट है आंसर। रीजन लिख देना, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ऋषि ने सिखा दिया भाई तुम लोग, ठीक है? तो देख, सब सुन के हंस रहे, मतलब तेरे को भी पता था ये गलत है, फिर भी तो बोला ऐसे। क्यों? क्या हो सकता है, क्यों? सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो। छोटा सेल का वॉल्यूम छोटा, सरफेस एरिया बड़ा, बड़ा सेल का वॉल्यूम बड़ा, सरफेस एरिया उस तुलना में उतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इस वजह से जो सब्सटेंसेस डिफ्यूज होकर अंदर जाएंगी और सब्सटेंसेस निकाल के बाहर आएंगी, एक छोटे से वॉल्यूम के लिए अगर बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाए, राइट और रॉन्ग, तो जो सब्सटेंसेस अंदर चला जाएगा, बाहर निकल के आएगा, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली अंदर जाएगा, बाहर आएगा, एक्टिवली जल्दी जल्दी होगा। और उसी तरह एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए अगर तुम छोटा सरफेस एरिया डिफ्यूजन के लिए और ऑस्मोसिस के लिए छोड़ रहे हो, तो उसको कठिनाई होगा, धीरे धीरे करेगा। इसीलिए स्मॉलर सेल्स आर मोर efficient than larger cell, because in smaller cell the surface area by volume ratio is high. Is this clear to you? And because of that, diffusion and osmosis through the cell membrane occurs very easily and efficiently. आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? On the contrary, if you take a bigger cell, the volume of that cell inside the cell will be bigger, so metabolic waste or food required will be more, and in respect to that, the surface area of the cell membrane provided or the surface area of the cell surface provided is not sufficient, so the diffusion of the substances, osmosis of the water or whatever is happening, or the diffusion out of the excretory products or harmful products, whatever is happening, whatever metabolic process that is happening will not happen that much efficiently or that much fast. समझ पाए हो? आर यू श्योर? समझ पाए हो? श्योर ना? रुको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लार्जर सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया क्या रहेगा? लार्ज रहेगा, उसके तुलना में वॉल्यूम अगर छोटा रहेगा, तो जो न्यूट्रिशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है उसका डिफ्यूजन बड़े एफिशिएंटली होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर रिस्पिरेशन की वजह से, वो अच्छे से जल्दी जल्दी डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा। और जो फूड मटेरियल जो डिफ्यूज होकर अंदर जाना है, वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज होकर अंदर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू यू? हाँ। और अगर बड़े सेल्स होंगे, अगर बड़ा सेल है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, उसकी तुलना में सरफेस एरिया उसका उतना इनफ नहीं है, और बड़े सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो डिफ्यूज़ होके उतनी जल्दी नहीं घुस सकता। ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो उतनी जल्दी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अवेलेबल सरफेस एरिया ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तू एक बात सोचना, ये मेरा छोटा सा रूम में तुम लोग अगर 100 जन इधर बैठोगे, ठीक है, और फिर 100 जन को दीवार से चिपक के निकलना है, ठीक है, तो इस छोटे रूम का छोटा दीवार, छोटा रूम है, मतलब दीवार भी तो सब छोटे छोटे हैं ना, तो सरफेस एरिया कम अवेलेबल है। इसके जगह में अगर ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता, राइट और रॉन्ग, जैसे कि इस वाले दीवार से निकल के कोई फायदा नहीं है, राइट, रूम में रह जाओगे। उस वाले दीवार से निकल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि गिर जाओगे। एकमात्र फायदा है इस वाले और इस वाले दीवार से निकलने के लिए। तो अवेलेबल सरफेस एरिया कितना है? ये और ऊपर वाला,
नीचे वाले फ्लोर को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे के घर में जाके करोगे, राइट और रॉन्ग, तो 3 ही। लेकिन अगर ये रूम एकदम छत के बीच में होता तो यूज कर सकता नीचे वाला को छोड़ के सब। तो सरफेस एरिया ज्यादा होता तो ज्यादा निकल सकता ना जल्दी जल्दी। यही होता है, छोटे सेल में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, इसलिए सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का अमाउंट भी ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इज हाई। And that's why there is the rate of diffusion of substances inside and outside the cell. Important substances enter inside the cell like oxygen for respiration or food for nutrition. And important substances which are supposed to go out, which are toxic substances for the cell, like CO2 produced from the respiration or excretory substances, waste, nitrogenous waste produced that can be taken out easily. Is this clear to you? आया बात समझ में? ये बात है। अब देखो, छोटे सेल का ये भी एक फायदा है कि डैमेज होने से इजीली रिपेयर कर सकते हो। बड़े सेल डैमेज होने से रिपेयर करने में भी टफ हो जाता है। ये सर नो, छोटा सेल डिवाइड करने में भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्लियर? अच्छा सर, आप डिफ्यूजन दुनिया भर में, याद रखना, दुनिया भर में जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल हो जिसमें सब कुछ हो रहा है, चाहे वो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड हाईली स्पेशलाइज्ड लंग सेल हो या एल्वियोलाई का सेल हो जिसका काम सिर्फ मतलब ऑक्सीजन को खून से मिलाना होता है, या फिर तुम्हारा काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके तुम्हें एनर्जी, तुम्हारे मूवमेंट को हेल्प करना है, मसल सेल का काम हो, या फिर हेपाटोसाइट्स का काम है कि स्टोर करना है ग्लूकोज, राइट और रॉन्ग, या फिर आरबीसी का काम हो या डब्ल्यूबीसी का एक सेल का काम हो, या एक सेल का काम मतलब एक सेल का स्पेसिफिक काम हो जो कि एक पूरे होल मल्टीसेलुलर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एक सेल है उसका स्पेसिफिक फंक्शन हो, चाहे उसका अनस्पेसिफिक फंक्शन हो, क्योंकि अनस्पेसिफिक फंक्शन किसका होगा? जो प्रोकारियोटिक सेल होगा, जो यूनिसेलुलर लाइफ जीता होगा, क्योंकि वो सब कुछ करता होगा, राइट और रॉन्ग, रेस्पिरेशन भी करता होगा, न्यूट्रिशन भी करता होगा, एक्सक्रीशन भी करता होगा, रिप्रोडक्शन भी करता है, राइट और रॉन्ग, जो यूनिसेलुलर लाइफ जीता है, तो उसको मैं बोलूंगा अनस्पेसिफाइड। अपने सेल्स को मैं स्पेसिफाइड बोलूंगा क्योंकि वो स्पेसिफिक काम ही करता है, क्योंकि मेरे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब के लिए पूरे अलग अलग ऑर्गन्स बन चुके हैं, भगवान ने दिए हैं, या एवोल्यूशन से बने हैं, या भगवान ने एवोल्यूशन प्लान किया है। ठीक है, अब इतना डीपली लाइफ के बारे में साइंटिफिकली पढ़ने से ना लोग नास्तिक बन जाते हैं। मैं वो भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ कि सेल्स ऐसे केमिकल्स फॉर्म हुए थे, केमिकल्स एक साथ आ गए, पढ़ा है ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, लिपिड्स, फैट्स एक साथ आ गए थे, कोआ सर्फेट्स फॉर्म हुए, उससे ऐसे धीरे धीरे चेंज होकर केमिकल रिएक्शन होते होते धीरे धीरे एवोल्यूशन से आर्कीबैक्टीरिया, फिर यूबैक्टीरिया, फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, ऐसे एवोल्व होकर आते हुए मेरे को लगता है एवोल्यूशन शायद भगवान ने प्लान किया होगा। जैसे भी प्लान हुआ होगा, थ्रू एवोल्यूशन वी गॉट वेरी मच what on the top of the evolution table. We got into the top of the evolution table that yes, we have specialized organ system for each of the sub काम करने के लिए, right or wrong? So we have specialized cells. लेकिन बात ये है कि तुम्हारा specialized cells हो या फिर तुम्हारे पास specialized cells ना हो, या फिर तुम्हारा किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूं, सबको डिफ्यूजन करना होता है भाई, क्योंकि सब सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हाँ, इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, तुम एज अ होल स्किन से डिफ्यूज करके नहीं रह रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक गमला डाल रखा हुआ है और ऋषिराज को लेके फेंक दिया नंगा करके उसके अंदर, तो ऋषिराज का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर वो मुंह बंद करके रखा था, स्किन से डिफ्यूजन होकर उसका खाना हो गया। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भगवान ने एवोल्यूशन में हमें ट्रांसपोर्टेशन प्लान करवा दिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड लेके जाता है, डाइजेशन, हम खाना खा लेते हैं, वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर जो खाने के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है। ब्लड फिर उस सब्सटेंसेस को मसल सेल्स में, ब्रेन सेल्स में, ये सेल्स में, वो सेल्स में, सब में ले जाता है, राइट और रॉन्ग। ये तो होता है ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स मिल चुका है, हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स मिल चुका है, अलग अलग टाइप ऑफ नए लाइफ प्रोसेसेस हमको मिले हैं जिसके वजह से रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स या अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गन्स
जैसे कि बोन्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने के लिए, ये बैक्टीरिया के पास थोड़ी ना है, या थोड़ी ना ये के पास है, क्या बोलते हैं, यूक्लिना, एमोबा, ये सब के पास है। राइट और सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा न्यूरॉन सिस्टम, ब्रेन, नर्व, ये सब डेवलप हो गया है। कल कोई मेरे को बता रहा था कि बैक्टीरिया सो गया, तो बोले बैक्टीरिया भी सोता है भाई, बैक्टीरिया कभी नहीं सोता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बैक्टीरिया कैसे सोएगा यार, ये क्या बात है? मतलब वो एक फ्रेज यूज की थी, ऐसे नहीं बताई थी कि बैक्टीरिया सो गया। बैक्टीरिया मतलब इनएक्टिव हो गया। अब कोई अगर बोलेगा बैक्टीरिया सच में सो रहा है, तो वो तो सही बात नहीं है ना। हम लोग सोते हैं, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, हाँ इनएक्टिव फेज में रहता है कभी कभी। इज दिस क्लियर टू यू? तो वो डिफरेंट चीज है। तो ये जो हायर लाइफ प्रोसेसेस करते हो, जो मैं बता रहा था, तो एवोल्यूशन में हम लोग टॉप में आ गए हैं, राइट और रॉन्ग? तो सब सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि फंक्शन करने के लिए। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? डिवाइड करके नए बनाने के लिए। जब पैदा हुए थे इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए, क्यों? सेल डिवाइड हुआ है तुम्हारा कंटिन्यूअसली। सेल डिवाइड हुआ है तो नए दो पुराने सेल से दो नए सेल्स बने हैं। रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिला बे? एक पुराना सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है या प्रोटीन से बना हुआ, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब फिर से डिवाइड होकर दो बने, डबल बने अमाउंट में, फिर ना 2 सेल आया तेरा, तो तेरे को रॉ मटेरियल भी चाहिए, इसीलिए तू खाना खाता है। या सेल डैमेज हो जाने के लिए रिपेयर चाहिए, इसलिए तू खाना खाता है। या एनर्जी भी चाहिए होता है। तो ये सारे सेल्स को चाहिए होगा, सारे स्पेशलाइज सेल्स को हमारे बॉडी में चाहिए होगा। तो इसीलिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि सारे सेल्स, क्योंकि हम लोग तो यूनिसेलुलर नहीं है ना कि एक ही सेल में डिफ्यूज करके घुस गया, उसी में यूज कर लिया, अरे मजा आ गया, उसी में रेस्पिरेशन कर लिया, उसी में एक्सक्रिएशन कर लिया, वही सेल डिवाइड करके जय भोले बाबा हो गया। राइट और रॉन्ग? उसी में एक ही, मतलब क्या मस्त लाइफ है ना बैक्टीरिया का, स्कूल नहीं जाना पड़ता। तुम लोग सोच रहे हो बैक्टीरिया सोता नहीं है, बैक्टीरिया स्कूल भी नहीं जाता है, ये सब ट्यूशन व्यूशन का खर्चा भी नहीं है, ठीक है? मजे से जीता है 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट बाद तो डिवाइड हो जाता है ना। डिवाइड हो गया मतलब क्या गया, राइट और रॉन्ग? एनीवे, तो उसके अंदर भी फंक्शंस हो रहे हैं, हमारे अंदर भी फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। या फिर लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हुए नहीं देखते। राइट और रॉन्ग? फंजाई हो जाए या फिर एल्गी हो जाए, लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम, मतलब ये शायद मैंने तुम लोगों को बताया था, किसी किसी का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी किसी का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताया था ना ये सारी बातें। और किसी किसी का बिल्कुल एकदम सेल मिलके ऑर्गन मिलके, सॉरी सेल मिलके टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। एनीवे, सेल्स को डिफ्यूजन करने की जरूरत होती है। क्यों? चाहे वो जो भी सेल्स है, क्यों? चाहे वो एक स्पेसिफाइड सेल है एक मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको डिफ्यूजन, खाना अंदर लेने के लिए, बाहर लेने के डिफ्यूजन। तुम अगर बोलोगे सर तुम्हारा तो असर अपने मसल सेल में भी क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, ब्लड लेके आता है, फिर ब्लड से खींचता है कौन? सेल ही खींच लेगा, तो सेल को डिफ्यूजन करने की जरूरत होगी। इसीलिए स्मॉल सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन लार्जर सेल्स। आया बात समझ में? सर फिर भगवान ने एवोल्यूशन में ऐसा क्यों प्लान किया कि वुमेन के ओवम को सबसे बड़ा सेल बना दिया? उसको क्या जरूरत नहीं है? हाँ जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सेल बनाने, छोटा सेल बनाने से, बड़ा सेल बनाने से ओवम को देयर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइज्ड। स्पर्म को ज़्यादा जगह मिल जाएगा ना हिट करने के लिए। इज दिस अंडरस्टूड? इसलिए ओवम के फंक्शन के हिसाब से ओवम बना है। समझ में आया? सर बाकी सारे सेल्स जो बॉडी के हैं वो क्या सब ऐसे छोटे छोटे होते हैं ज़्यादातर, देख लेना, ठीक है? फिर भी मैं नहीं बताऊंगा कि मेल बॉडी में सबसे बड़ा सेल, लॉन्गेस्ट नहीं, बड़ा, लार्जेस्ट,
ढूंढो ढूंढो, सब मैं बता दूंगा तो क्या होगा। अच्छा, अब आए हैं एक बात में, चलो मेरे को मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर करके पढ़ाना बहुत मजा आता है, ठीक है। अब थोड़ा खोल दो थोड़ा, तुम लोगों के नहीं बोलना नहीं चाहता, मतलब पढ़े हो ना, जहाँ पे भी जाते हो, मैं बोलना नहीं चाहता, पढ़े हो ना कि द सेल ऑर्गेनेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताया कि नहीं बताया? ये बताया है। तो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, सही बात, ठीक है, लेकिन क्या इसको समझाया है? फ्लोट्स मतलब तुम लोग तो ये समझते हो कि स्विमिंग करता होगा, इधर से उधर जाता होगा, पूरा फ्लोट करके घूमता फिरता होगा साइटोप्लाज्म में, राइट? अगर कोई तुमको सिर्फ इतना बता दे कि सेल ऑर्गेनेलीज, अच्छा सबसे पहली बात तो सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? राइट और रॉन्ग? सेल ऑर्गेनेली कहाँ पे रहता है? यूकैरियोटिक सेल में रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल ही नहीं रहता है। सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? राइट और रॉन्ग? सेल ऑर्गेनेली क्या है? सेल ऑर्गेनेली इज are the functional parts of the cell which has specific function, which have specific functions for the cell. और इतना भी बता दूं कि सेल ऑर्गेनेली उसी को बोलना जिसके पास मेम्ब्रेन है, लेकिन ये नहीं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ही सेल ऑर्गेनेली बोल दो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus, इन लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। वो मेम्ब्रेनस एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली घिरा हुआ होगा पूरे मेम्ब्रेन से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा मेम्ब्रेन का सिस्टम, चैनल बना हुआ है, इसीलिए उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। गोल्गी apparatus को भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। हाँ, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड्स, अदर प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनेली है। राइट और रॉन्ग? फिर से बोल रहा है गोल्गी बॉडी, मैं बोला गोल्गी बॉडी को मत बोल, गोल्गी apparatus को सेल ऑर्गेनेली मत बोल, ठीक है। अच्छा, गोल्गी apparatus को प्लांट सेल में क्या कहा जाता है? गोल्गी apparatus याद से इससे याद आया, अच्छा गोल्गी apparatus के बारे में सीखेंगे तब बताएंगे। अच्छा ये अभी याद रखो, डिक्टायोसोम्स क्या बोलते हैं? पूरा लिखना भाई, टायोसोम्स लिखना भूल गया तो भड़क जाएगा टीचर। क्या हंस रहे हो? मैंने कोई गलत बात नहीं बोला, तुम लोगों का सोच गंदा है, क्योंकि स्पेलिंग है DICTYAMO, डिक्टायो DICTYSO, डिक्टायो एसो जोम्स SOMES। हाँ, अब तुम लोग क्यों हंस रहे हो मेरे को क्या पता, तुम लोगों ने क्या स्पेलिंग सोच लिया था टायोसोम्स को छोड़ देने से? अरे यार, ऐसे जोक मारने से ना पता चलता है किसको कितना पता है। देख कितना भोला बंदा है, कुछ नहीं पता। ये अच्छा लड़का है एक्चुअल में, शर्म करो। ठीक, मैंने क्या बोल दिया क्लास में। एनीवे, प्लांट सेल्स में गोल्गी apparatus नहीं होता, रिड्यूस्ड गोल्गी apparatus होता है। उतना गोल्गी apparatus का प्लांट सेल्स को जरूरत नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिड्यूस्ड गोल्गी apparatus होता है और उसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं, याद रखना। सर गोल्गी apparatus का फंक्शन तो सिखा लीजिए, फिर बताइए, बताएंगे। लेकिन गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तू सेल ऑर्गेनेली बोलेगी? सेल ऑर्गेनेली बोलेगा? ये सर नो? अरे ये सर नो मुंह से बता भाई। नो सर, हाँ, क्योंकि वो क्या है? वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते हो, अदर प्लास्टिड्स को बोल सकते हो। अदर प्लास्टिड्स मतलब शायद पिछले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था। अदर प्लास्टिड्स मतलब तुम्हारा अमाइलोप्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। राइट और रॉन्ग? एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, एलाइलोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स। है कि नहीं? ये तुम लोगों को मैं पढ़ाया था ना लास्ट डे। प्लास्टिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ाया था। मैंने प्लास्टिक्स बताया था, ये भी बताया था, मेरे को याद है। मैं ढूंढ रहा था
क्योंकि प्रोटीन जो स्टोर करता है उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, मैं भूल गया था लास्ट डे, है ना, बताया था। प्लास्टिड्स कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जैसे एक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से कलर आता है ग्रीन। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट जैसा और सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, बताया था ना। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, एलाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, राइट और रॉन्ग। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, एलाइलोप्लास्ट स्टोर करता है फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। आया बात समझ में? और क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से ही बनता है, लेकिन उसका पिगमेंट का कलर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से फ्लावर के पेटल्स के कलर्स आते हैं, ठीक है। एप्पल का रेड रेड, चोकला का, आई मीन चोकला को क्या कहते हैं वे? हाँ, पील, हाँ पील, क्या पील, छिलका, ठीक है। पील का कलर जो होता है, मैंगो का पील का कलर जो होता है, मैंगो तो पहले हरा होता है ना जब कच्चा रहता है, कच्चा, ठीक है। तो मैंगो, फिर मैंगो बड़ा होता है, राइट और रॉन्ग, और फिर येलो बन जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बदल के क्रोमोप्लास्ट हुआ है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट ही बदल के क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर क्यों दिखाता है? क्योंकि उसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर के पिगमेंट्स रहते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल। इज दिस क्लियर टू यू? और ये क्रोमोप्लास्ट हुआ, ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके का हुआ, एलाइलो, एमाइलो, एल्यूरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट। इन 3 को एक साथ कहते हैं प्लास्टिड्स, जो कहां पे रहते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में रहते हैं। तो लोगों को यह भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिड एक ऐसा और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसका डबल मेम्ब्रेन होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। सर राइबोसोम का तो फंक्शन बता दो। सर राइबोसोम को सेल ये बोल सकते हैं, राइबोसोम को सेल ऑर्गेनेली बोल सकते हैं? नहीं, राइबोसोम इज सेल इंक्लूशन। राइबोसोम इज व्हाट? सेल इंक्लूशन। इंक्लूशन मतलब इंक्लूडेड होता है सेल में। राइबोसोम को ऐसे सेल ऑर्गेनेली नहीं बता सकते। राइबोसोम के अराउंड में मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है। राइबोसोम इज अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। राइबोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स एंड आरएनए। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है। सर राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सर खुद प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है? यस। कैसे करता है? क्योंकि तुम लोगों को क्या पता है कि मैंने सिखाया था ना कि जीन होता है डीएनए के अंदर, और उस जीन के कोड के हिसाब से तुम्हारा फंक्शनल या स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनता है, जिस हिसाब से तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। जब तुम्हारा जीन न्यूक्लियस के अंदर है, ध्यान लगा के सुनो, सुनोगे कि नहीं सुनोगे मेरी बात? सुनेगा ना? अच्छा, राइबोसोम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं।